सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसे हमारे एग्रोनॉमी की श्रृंखला चल रही है, सस्य विज्ञान की श्रृंखला, उस श्रृंखला के क्रम में हम लोग आज सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप्स। मतलब जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको जानेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हम बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन देख लें, उसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन देख लें। ये चीज़ें तो आजकल सबको याद होती हैं। जैसे कोई पूछ ले बॉटनिकल नेम, तो बॉटनिकल नेम सबको पता क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा, है ना। बोटेनिकल नेम सबको पता होता है, ओराइजा सेटाइवा। 2n की बात करेंगे, है ना, क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे तो 24 होता है। 24 में एक जोड़ देंगे ना मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा आपका 25। और ये क्या होता है, टेस्ट वेट होता है किसका, राइस का। ये राइस का टेस्ट वेट होता है ना। और इसी में से आप क्या करेंगे, 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 21। और 21 ग्राम ही क्या होता है, आपके बासमती राइस का टेस्ट वेट होता है। बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है, 21 ग्राम। ठीक। और कभी पूछ ले कि राइस के पेनिकल का, पेनिकल क्या, राइस का इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, पुष्पक्रम होता है, उसका टेस्ट वेट कितना होता है, तो बताएंगे हम 2 ग्राम, है ना। किसका टेस्ट वेट है, राइस के पेनिकल का। राइस के पेनिकल का जब टेस्ट वेट पूछेगा तो हम बताएंगे 2 ग्राम, है ना। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। हालांकि कभी कभी पूछता है कि बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है, या फिर राइस का टेस्ट वेट कितना होता है, ये चीजें पूछता है कभी कभी। तो इसको हम माइंड में रखेंगे, बार बार रिमेन करते रहेंगे। अच्छा ये चीज छूट गई है, फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये हमें भूलता रहता है। तो याद करेंगे 2n कितना होता है, 24, है ना। 2n का मतलब 2 पेरेंट्स है ना, 2 पेरेंट्स हैं तो कितना है, ये डिप्लॉयड है ना, तो कितना हो जाएगा 24। और 24 में एक जोड़ रहे हैं तो 25 हो जा रहा है। 25 क्या टेस्ट वेट है किसका, राइस का टेस्ट वेट है। ठीक है। सामान्य अगर धान की बात करेगा तो उसका टेस्ट वेट कितना बताएंगे, 25। अगर वो बासमती धान की बात करेगा तो 21 बताएंगे। उसके पेनिकल का बात करेगा तो हम 2 ग्राम बताएंगे। अब सब ये जानते हैं कि पेनिकल क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम होता है राइस का। अच्छा पुष्पक्रम क्या होता है ना। बार बार हम सोचते हैं इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम क्या होता है। मान लो ये हमारा हो गया पेडिंकल, है ना। इस पे क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं पेडेंकल, इसको बोलते हैं पेडेंकल, है ना। इसमें से निकला होता है पेडिसल, इससे निकला होता है पेडिसल। अब इसी पेडिसल पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है ना, जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसी को बोलते हैं हम पुष्पक्रम, है ना। तो पेनिकल किसको बोलेंगे, पेनिकल भी एक प्रकार का फ्लावर का अरेंजमेंट है या पुष्पक्रम का व्यवस्थापन है ना। पुष्पक्रम का जो व्यवस्थापन उसको बोलते हैं पेनिकल। तो पेनिकल कहने के लिए कोई एक अरेंजमेंट होगा, है ना, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देंगे, पेनिकल बोल देंगे। ठीक। अब पेनिकल की बात करें तो ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट, ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट इज नोन एज क्या बोलेंगे उसको, ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट को क्या बोलेंगे, पेनिकल बोलते हैं, है ना। धान देखे हो, मान लो एक धान है ये, ठीक, एक हमारा ये धान है। तो ये जो भी निकल के आएगा जिससे ये बना हुआ है धान, है ना, तो जो एक फ्लावर निकल के आया स्पाइकलेट का, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं हम, इसके ग्रुप को पूरे, इसके पूरे समूह के क्या कहेंगे हम, पेनिकल कहते हैं। इसका जो अरेंजमेंट होता है, ब्रांचिंग होती है, प्राइमरी ब्रांचिंग और सेकेंडरी ब्रांचिंग। जैसे प्राइमरी ब्रांचिंग हो गया, यहाँ से अभी निकल के आएगा, ये सेकेंडरी ब्रांचिंग हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पेनिकल बोलेंगे, है ना। हमारा राइस जो होता है, ये हमारा राइस हो गया। चावल, चावल 2 प्रकार के आवरण से घिरा होता है ना। बड़े वाले को यानी कि आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं, आउटर पार्ट को लेमा बोलते हैं। इनर पार्ट यानी कि छोटे वाले को क्या बोलते हैं, पालिया बोलते हैं, है ना। लेमा प्लस पालिया को एक साथ जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हल, है ना, या भूसी कहते हैं। तो आउटर पोर्शन जो होता है उसका बड़ा वाला पार्ट जिससे ढका होता है हमारा चावल, उसको बोलते हैं लेमा। और जो छोटा वाला पार्ट होता है जिससे चावल ढका होता है, जो इनर पार्ट होता है, उसको बोलते हैं पेलिया। और लेमा प्लस पालिया को कॉमनली मिला के क्या कह देते हैं, हल कह देते हैं। और इसी हल को जब हटा देते हैं तो उसे कहते हैं हलिंग। इसी हल को जब हटा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हलिंग कह देते हैं। हलिंग परसेंटेज कितना होता है, 2/3 यानी कि 66% माना जाता है। कि हम जैसे ही धान से मतलब चावल से क्या करेंगे, है ना, धान रहेगा उसमें क्या करेंगे, चावल को अलग करना, लेमा प्लस पालिया को अलग कर देंगे तो उसको बोल देंगे हलिंग। और हलिंग से जो निकल के आएगा वो हमारा होगा ब्राउन राइस, है ना, वो हमारा होगा ब्राउन राइस। और ब्राउन राइस में प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, 7 से 9%, है ना। ये हमारा प्रोटीन कंटेंट आ जाएगा कितना,
7 से 9%, है ना। अब ब्राउन राइस को जैसे ही पॉलिश कर देंगे, है ना, तो उसको बोलेंगे मिलिंग। जैसे ही पॉलिश हटाएंगे इसका, है ना, चमकदार सफेद सफेद दिखने लगे, तो समझ जाओ क्या हो गया वहां पे हो गया मिलिंग, है ना, मिलिंग हो जाता है। तो 2% एलुरान लेयर को हटा दिया जाता है ना। एलुरान लेयर को हटा दिए तो मतलब विटामिन B1 गया, थायमिन गया, फिर खाओगे आप चावल तो आपको हो जाएगा बेरी बेरी, है ना। और ये हमारा कितना होता है 55%, मिलिंग परसेंटेज कितना होता है 55%, है ना। तो ये चीजें याद रखना, ये बार बार पूछा गया है कि हलिंग परसेंटेज कितना होता है और हल किसको कहते हैं, है ना। और एक चीज और जान लो, यहाँ से जो हमारा बड़ा वाला आउटर पोर्शन होता है यही से क्या निकलता, ऑन निकलता है ना, ऑन। और ऑन का कंट्रीब्यूशन फोटोसिंथेसिस में कितना होता है, प्रकाश संश्लेषण में 12% तक इसका कंट्रीब्यूशन होता है ना। तो अगर टोटल कहीं पे हो रहा है 100% फोटोसिंथेसिस किसी प्लांट में हो रहा है, तो 12% अकेले कौन लेके बैठा हुआ, ऑन, जिसको गांव में कहते हैं तूड़, है ना, तूड़ निकला होता है। अब तूड़ से एक चीज और समझ में आनी चाहिए, ठीक है। वैसे राइस की 24 प्रजातियां हैं, है ना, 24 स्पीसीज हैं, 24 प्रजातियां हैं, लेकिन 22 कैसी हैं, जंगली हैं, 22 कैसी हैं, वाइल्ड नेचर की हैं, ठीक। और 2 क्या है कल्टीवेशन में, 2 कल्टीवेशन में कौन कौन सी हैं, पहली आपकी कौन सी हो जाएगी, ओराइजा सेटाइबा, ओराइजा सेटाइबा आपका कल्टीवेशन में है। दूसरा कल्टीवेशन में कौन है, ओराइजा ग्लेबरिमा, ओराइजा ग्लेबरिमा जो है वो हमारा कल्टीवेशन में है। ओराइजा सेटाइबा की खेती एशिया में की जाती है। जब ग्लेबरिमा की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका में इसकी खेती की जाती है। अब ओराइजा सेटाइबा के भी 3 भाग हैं, है ना, 3 इसकी भी जातियां हैं। 3 जातियां कौन कौन सी हैं, 3 सब स्पीसीज कौन कौन निकल के आती हैं, तो सब स्पीसीज में निकल के आएगा पहला आपका इंडिका, है ना। ओराइजा सेटाइबा वैरायटी कौन सी निकल के आएगी, इंडिका, इंडिका निकल के आएगी। दूसरा कौन सा निकल के आएगा इससे, जापोनिका, है ना, जापोनिका। तीसरा कौन सा निकल के आएगा, जावानिका। तो इंडिका की खेती अपने इसे इंडियन रीजन में, साउथ ईस्टर्न इंडियन रीजन में की जाती है, या फिर साउथ एशिया में की जाती है ना, इधर साउथ ईस्ट एशिया रीजन में किया जाता है इंडिका की खेती। और एक ऐसे होता है, ये इनपुट के प्रति इररिस्पॉन्सिव होता है। ऐसा नहीं कि आप इनपुट यानी कि जो भी आप दे रहे हैं अपना उर्वरक वगैरह, सिंचाई वगैरह, उसके प्रति रिस्पॉन्सिव होगी, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये इसका उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ता रहे, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या नहीं होता, ये इनपुट के प्रति इररिस्पॉन्सिव होती है ना। तो कभी पूछे कि इनपुट के प्रति इररिस्पॉन्सिव वैरायटी कौन सी है, तो वो इंडिका है। और इसमें ऑन पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, तो इंडिका वैरायटी जो अपने यहाँ ग्रो की जाती है, कभी देखो धान में उसके लेमा पे बड़ा सा टूण निकला हो, तो ये ऑनलेस भी होता है ना। इंडिका वैरायटी कैसे होती है, ऑनलेस होती है। तो ये करेक्टर है, ये बीओ के एग्जाम में भी पूछा गया है, अदर एग्जाम में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वहां पे पूछे जाते हैं सब। ये चीज अगर आप याद ध्यान में रखेंगे तो आपको निश्चित नंबर का लाभ होने वाला है। नहीं रखेंगे तो फिर वीडियो को रिपीट करते रखिए, बार बार रिपीट करिए, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जापोनिका के करेक्टर की। तो जापोनिका का कल्टीवेशन मेनली जापान में होता है ना। जापान की बात करें तो जापान से एक चीज याद रखना, जापान से ही हमारा निकल के आया नॉरिन 10, है ना। नॉरिन 10 वैरायटी जो थी, वहां पे एक साइंटिस्ट थे ग्वाइंजारो इनाजुका, उन्होंने उगाया उस वैरायटी को, है ना। वो वैरायटी कैसी थी, डॉर्फ नेचर की थी, है ना। फिर क्या हुआ, वो डॉर्फ नेचर की वैरायटी थी नॉरिन 10। अब नॉरिन 10 ले जाया गया कहाँ पे, हमारे सिमिट में, है ना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट मैक्सिको, वहां ले जाया गया। वहां पे हमारे नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग साहब ने क्या किया, उससे 2 जीन निकाला। वो जीन नहीं था, नॉरिन 10 जीन नहीं है, नॉरिन 10 एक वैरायटी है गेहूं की जो डार्क नेचर की थी। उससे जो जीन निकाल के आया वो RHT1, RHT2, RHT3, जिसमें केवल RHT1 डाला गया, यानी कि रिड्यूस्ड हाइट 1 डाला गया, उसको बोलते हैं सिंगल जीन वैरायटी, है ना। और जिसमें डाला गया रिड्यूस्ड हाइट 1, रिड्यूस्ड हाइट 2, यानी कि RHT1, RHT2, उसको बोलते हैं डबल जीन। और जिसमें 3 तक डाला गया उसे बोलते हैं ट्रिपल जीन। तो ऐसे वैरायटी निकल के आई। तो ऐसे ही धान की ही वैरायटी है, नॉरिन 8 और नॉरिन 18, यानी कि नॉरिन 8 और नॉरिन 18 धान की वैरायटी है। लेकिन जब नॉरिन 10 की बात करेगा तो हम गेहूं बताएंगे, लेकिन जब 8 और 18 की बात करेगा तो हम बताएंगे कि वो जापान की वैरायटी है, किसकी, धान की, ठीक है। तो जापोनिका का कैरेक्टर देखते हैं, लक्षण देखते हैं, गुण क्या क्या हो सकता है हमारे जापोनिका वैरायटी में, है ना। जापोनिका वैरायटी के सबसे बढ़िया गुण क्या है, सबसे पहला तो इनपुट के प्रति रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब
जैसे जैसे आप इनपुट या आगत इसको प्रदान करेंगे धीरे धीरे ये प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा, है ना। लेकिन हमारा इंडिका क्या था, रिस्पॉन्सिव, ऐसा नहीं कि आप बढ़ाते रहो और ये प्रोडक्शन बढ़ता रहे। तो कैसा है ये, रिस्पॉन्सिव है ना। और कैसा है ये, इसमें लॉजिंग नहीं होगा, लॉजिंग डज नॉट अकर्स, मतलब फसल गिरेगा नहीं, ठीक है ना, फसल बड़ा होगा ना गिरेगा, और डॉर्फ नेचर का भी होता हमारा जापोनिका। तो ये दो चीज याद रखना, एक इनपुट के प्रति रिस्पॉन्सिव होगा और लॉजिंग डज नॉट अकर्स, है ना, लॉजिंग डज नॉट अकर्स, लॉजिंग नहीं होगा किसमें, जापोनिका में। अब बात करते हैं जावानिका की। तो जावानिका हमारा कैसा है, जावानिका को हम कहते हैं वाइल्ड स्पीसीज, है ना, वाइल्ड में रखते हैं, इसको बालू राइस भी कहते हैं। और इसका प्रोडक्शन कहाँ पे किया जाता है, इंडोनेशिया में किया जाता है। और हाँ, एक चीज इसका और करेक्टर है, ये वाइल्ड तो है ही, इसको बालू राइस भी कहते हैं। ये ऑन इसमें पाया जाता है, पूछेगा ऑन सबसे ज्यादा विकसित रूप में किसमें पाया जाता है, तो जापोनिका में पाया जाता है, ठीक है। तो राइस के बारे में ये डिस्क्रिप्शन हो गया, है ना। ये सीरीज आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग को लगता है कि ये बेनिफिशियल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि हम इससे अच्छा गेन कर सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं, तो हमको कमेंट में बताइएगा, जिससे हम इसमें और भी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।